हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सीरीज़ चल रही है एमएड एंट्रेंस एमसीक्यूज़ का पिटारा सीरीज़। आज मैं आप सभी के लिए इस सीरीज़ के पार्ट 3 में मैं लेकर आई हूँ इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़। और ये एमसीक्यूज़ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंट्रेंस का जो 2021 का पेपर था वहाँ से लिए गए हैं। आपका जो एजुकेशन सब्जेक्ट है, जो आप ऑलरेडी बीएड में पढ़ रहे हैं, इसी से रिलेटेड जो 50 एमसीक्यूज़ है वो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस को मैंने देखा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 2022 का पेपर ऑलरेडी मैंने चैनल पर डिस्कस कर लिया है और इसी प्लेलिस्ट में मैं उसको डाल दे रही हूँ। अगर उसको नहीं देखा है तो उसको भी आप ज़रूर देखिए, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पीवाईक्यू डिस्कस कर रही हूँ तो अगर आप सीयूईटी पीजी में अप्लाई किया है या आपने एयू में अप्लाई किया है या और कहीं भी अप्लाई किया तो वो आपको हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका एमएड हर जगह जो प्रोग्राम चलता है वो लगभग सेम होता है। क्योंकि बीएड का प्रोग्राम में सारे सब्जेक्ट्स, कभी कोई सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में है, कहीं कोई सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में है, तो बीएड का जो सिलेबस है वो हर जगह मोर और लेस 90% लगभग हर जगह सेम होता है, ठीक है। तो इस तरह के ये सारे क्वेश्चंस, और इनफैक्ट जो काशी विद्यापीठ का पेपर है इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे सोशल चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो सीरीज़ को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं और हर बार की तरह बोलती हूँ आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं सिर्फ इन एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस का सिर्फ आंसर नहीं बताने वाली हूँ, उससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो इससे आपको बहुत होलिस्टिक वे में हेल्प ज़रूर होगी, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करिए, ठीक है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें पूछा गया है कि मूल्य संबंधी प्रश्न के उत्तर देते हैं। वैल्यूज रिलेटेड क्वेश्चन इज आंसर्ड बाय, ठीक है। ऑप्शन दिया है एक्सियोलॉजी मूल्य मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा, लॉजिक दिया है तर्क, और मेटाफिजिक्स दिया है तत्व मीमांसा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें जब भी आप कहीं भी एडमिशन लेंगे एमएड में तो आपको आगे जा करके ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में पढ़नी है। एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी सब क्या होता है, तो यहाँ पे हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ उतना ही मैं आपको बताने वाली हूँ जितना आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है मूल्य से रिलेटेड, तो इसका आपका सही आंसर होगा एक्सियोलॉजी मूल्य मीमांसा, ठीक है। मूल्य से रिलेटेड है, मूल्य मीमांसा होगा। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको, अब सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हुआ, दूसरा क्वेश्चन बनता है, अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि ज्ञान से रिलेटेड अगर प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो क्या होगा, तो वहाँ पे आप लगाएंगे एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा। तर्क से रिलेटेड देखिए लॉजिक क्या है आपका, लॉजिक, इसमें एक और चीज़ आता है एस्थेटिक लॉजिक, ये दोनों आपका एक्सियोलॉजी में आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स, ठीक है। तत्व से रिलेटेड कोई प्रश्नों के उत्तर अगर पूछता है, ठीक है, तो तत्व में जैसे आ जाएगा कि जैसे नेचर क्या है और ये भगवान है, सोल क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी तत्व मीमांसा में इस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा मेटाफिजिक्स में, ठीक है। तो जहाँ भी ज्ञान से जुड़ा हुआ कुछ सवाल पूछ रहा है तो आप एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा लगाएंगे, मूल्य से रिलेटेड पूछ रहा है तो आप मूल्य मीमांसा लगाएंगे, अगर तत्व की बात कर रही है तो मेटाफिजिक्स लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आप तैयार हो जाते हैं और उम्मीद है कि आप इससे क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी एडवोकेट्स दैट नॉलेज विच वर्क्स इज ट्रू, ठीक है। अस्तित्ववाद है। तर्क दर्शन शास्त्र की बात कर रहा है। दर्शन शास्त्र की बहुत सारी शाखाएं हैं, आप लोगों ने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। और अगर इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं एमसीक्यूज, तो आप जाके सेमेस्टर 1 की वीडियोज़ में देखिए, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से इसको बताया है, ठीक है। रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म के बारे में। एक्सट्रीमली सॉरी, बीच बीच में पॉज करना पड़ रहा है क्योंकि हॉर्न की आवाज़ें अचानक से बहुत तेज़ आ रही हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मैनेज। तो दर्शन शास्त्र की शाखा की बात कर रहा है कि यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऐसा दर्शन शास्त्र है जो ये बोलता है कि नॉलेज विच वर्क्स, ठीक है भाई, ज्ञान वही सत्य है जो काम करता है, ठीक है। बेसिकली बहुत आसान शब्द में बोला जाए तो इसका सही आंसर है आपका यहाँ पे, इसका सही आंसर है प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद सही है, ठीक है।
जो सेमेस्टर 1 का प्लेलिस्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे एंट्रेंस के लिए। इसमें मैंने बहुत डिटेल में ये सब बताया है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आप नीचे जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं उस सेमेस्टर उस पर्टिकुलर वीडियो का लिस्ट मैं वहाँ पे नीचे डाल दे रही हूँ, उसको जाके आप फिर से वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एस्थेटिक एम ऑफ एजुकेशन इज एम्फेसाइज्ड बाई। ठीक है, बताइए शिक्षा के सौंदर्य परक उद्देश्य पर बल दिया गया है, किसने दिया है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टैगोर ने दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द बुक एमिल इज़ रिटन बाय, ये आपके देखिए 2021 में भी पूछा गया है। जब मैंने 2022 का एंट्रेंस दिया था उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। इसका सही आंसर है, आपको पता होगा, रूसो है इसका सही आंसर। एमिल नाम की पुस्तक रूसो ने लिखी थी। इनकी एक दूसरी पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जॉन डीवी की बुक 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, द सोसाइटी, द स्कूल एंड सोसाइटी एक बुक है, दूसरी किताब का नाम है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए, इसका समर्थन किसने किया है? ये बहुत आसान प्रश्न है, इसका समर्थन यहाँ पे जॉन डीवी ने किया है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर, पहला मुक्त विश्वविद्यालय भारत में कब खोला गया? ठीक है, 1982 में खोला गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अगर आपने इसको शायद मैंने सेमेस्टर 3 में भी कवर किया है। ठीक है, और उस विश्वविद्यालय का नाम भी पूछ सकता है। उस विश्वविद्यालय का नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए पूछा गया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो आपने जीन पियाजे की थ्योरी जरूर पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की थी। ठीक है, पहला स्टेज का नाम था सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी एज ग्रुप था 0 से 2 वर्ष। उसके बाद प्री ऑपरेशनल वर्ष 2 से 6 वर्ष, फिर 6 से 12 कंक्रीट ऑपरेशनल, उसके बाद 12 के बाद आपका आता है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो यहाँ पे पूछता है कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 6 वर्ष से शुरू होता है और 12 वर्ष तक ये चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए, द एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है। फर्स्ट डिसेंट्रलाइज बाई, प्राथमिक शिक्षा का सर्वप्रथम विकेंद्रीकरण किसने किया है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे कोठारी कमीशन की बात हो रही है। ठीक है, देखिए कोठारी कमीशन ने ऐसे आप याद करिए कि जो कोठारी कमीशन है वो उसमें उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया। ठीक है, उसके बाद जो मुदालियर कमीशन, अगर सवाल आपका आ गया कि सेकेंडरी एजुकेशन की बात कौन सा कमीशन करता है तो आप मुदालियर लगाएंगे। अगर पूछ दिया आपका कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात कौन करता है तो वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या राधा कृष्णन कमीशन वहाँ पे आप लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? ठीक है, इसका सही आंसर है आपका SS भटनागर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, और कई बार जो नीचे आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं लोगो आप देख रहे हैं, कई बार ये भी पूछा जाता है कि मतलब जो UGC है उसका एक कह सकते हैं कि मतलब जो एक पंच लाइन कह सकते हैं वो क्या है, तो ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ज्ञान विमान विमुक्तये किस संस्था की लाइन है, तो ये आप UGC लिखेंगे। और UGC कब इस्टेब्लिश हुआ, देखिए यहाँ भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अगर इस्टेब्लिश हुआ पूछता है तो 1953 लगाएंगे। अगर पूछता है कि कब उसको स्टेटरी स्टेटस का दर्जा मिला तो आप 1956 लगाएंगे। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड वॉज इम्प्लीमेंटेड फॉर। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड
क्यों, किसके लिए इम्प्लीमेंट किया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हमेशा मास एजुकेशन की बात करता है, आपकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं, ये पेपर में काफ़ी अच्छा पेपर आया है। इन सर्विस एजुकेशन इन इंडिया इज बीन, भारत में सेवाकालीन शिक्षा जो इन सर्विस एजुकेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे डाइट है, HRDC है, NCERT है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट, डाइट प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है विच कमेटी रिकमेंडेड टू इम्प्रूव द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, शिक्षक शिक्षा की बात है, उसमें इम्प्रूवमेंट की बात है, कौन सी कमेटी करती है? तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी रामामूर्ति कमेटी। ठीक है, ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा पेपर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड किया गया है कि जो रामामूर्ति कमेटी वो बनाई गई नई शिक्षा नीति 1986 के बाद 1990 में बनाई गई। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए हमेशा बहुत कंफ्यूजिंग होता है, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, मतलब कि कोई भी आप स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, ये बहुत बेसिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी वॉज इनिशिएटेड बाई, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑगस्ट काम्टे। ठीक है, ऑगस्ट काम्टे, इनका एक और प्रश्न है, अगर पूछता है कि हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी तो भी आप ऑगस्ट काम्टे ही लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है कि शिक्षा शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि वो किससे संबंधित है? दोनों ही चीज़ें आपके ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, आर्टिकल 21। तो अगर स्पेसिफिकली पूछता है तो आर्टिकल 21A, और ये राइट टू एजुकेशन मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि आर्टिकल 21 से कब संविधान में हमारे जोड़ा गया। ठीक है, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये आपका जोड़ा गया, और नया आर्टिकल, मतलब उसमें ये बात की गई कि भाई शिक्षा है जो कंपल्सरी और फ्री होगी 6 से 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों के लिए, फिर उससे जुड़ा हुआ ये आर्टिकल 21A हमारे संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक एजुकेशन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो बुनियादी शिक्षा को किस और नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, वार्धा शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, एक और पूछा जाता है कि 3H के कॉन्सेप्ट की बात गांधी जी ने की गई थी। 3H क्या है? हैंड, हेड और हार्ट। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन कि पवज्जा इज द एजुकेशनल सेरेमनी कंडक्टेड ड्यूरिंग, अगर आपने मेरा पार्ट 1 या पार्ट 2 देखा होगा पिटारा सीरीज़ का, तो उसमें मैंने ये बताया हुआ है। ठीक है, पवज्जा सीरीज आपके बुद्धिस्ट पीरियड से रिलेटेड है। ठीक है, वहीं कहीं अगर उपनयन संस्कार की बात करते हैं तो वो आपका वैदिक पीरियड से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग वाज प्रपोज्ड बाई, किसके द्वारा दिया गया? भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट मेथड, यहाँ पे विलियम किलपैट्रिक इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आर्टिकल 46 की बात कर रहा है यहाँ पे कि जिसमें अनटचेबल जो अछूतो हैं उनके कल्याण की बात किया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जो हाईलाइटेड है उस पर ध्यान मत दीजिए, कुछ जगह गलत भी दिया हुआ है। ठीक है, अब सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो ये अक्सर पूछा जाता है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट और सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम एक तरह से सेक्स और जेंडर, ये दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्स
और जेंडर, ठीक है। तो जो सेक्स है वो बच्चे के बर्थ से डिसाइड हो जाता है, ठीक है। बच्चा लड़का है कि लड़की है या थर्ड जेंडर है, ठीक है, तो वो बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड है, वो माता पिता से आता है, वो बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ठीक है। जो जेंडर टर्म है, ठीक है, वो आपका सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, इसको कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। सेक्स की बात करता है तो वो बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड है, जेंडर की बात करता है तो वो आपका सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, प्लीज़ मैनेज। यहाँ पे पूछा गया है टीचर ऑफ मकतब आर कॉल्ड है, जो मकतब में पढ़ाते हैं अध्यापक, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है मौलवी बोला जाता है, ठीक है। इसमें भी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मदरसा और मकतब हमेशा पूछा जाता है कि भाई मदरसा किसके लिए है और मकतब किसके लिए। तो जो मदरसा होता है वो हमेशा हायर एजुकेशन के लिए होता है और जो मकतब होता है वो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए होता है, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मकतब की बात की गई है तो मकतब आपका होता है एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, जो प्राथमिक शिक्षा होगी। अगर मदरसा पूछता है तो वो आपका हायर एजुकेशन होता है, ठीक है। मुस्लिमों में शिक्षा प्रारंभ की पद्धति है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बिस्मिल्लाह होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी है थोड़ा, यूजीसी नेट लेवल का यहाँ पे ये क्वेश्चन डाल दिया है, ठीक है। नेट में वैलिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, बट मैं यहाँ बता रही हूँ विच मेथड ऑफ वैलिडिटी इज मोस्ट ईजी, वैधता की कौन सी पद्धति सबसे आसान है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट, फेस वैलिडिटी होती है वो सबसे आसान होती है, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पहले तो मैंने क्वेश्चन को पढ़ा फिर देखा कि अरे इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं आ रहा आखिर क्या पूछना क्या चाह रहा है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा वेग है, बहुत क्लियर नहीं पूछा गया। बेसिकली यहाँ डिफिकल्टी इंडेक्स की बात की गई है, तो यहाँ पूछा गया फॉर अ गुड आइटम द डिफिकल्टी लेवल शुड बी। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का स्तर ये डिफिकल्टी इंडेक्स, जैसे भी कोई पेपर बनता है तो गुड आइटम की यहाँ बात की गई है कि भाई जो पेपर बनता है उसमें क्या है कि क्या लेवल होगा जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि ये पेपर ना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ना ही बहुत ज़्यादा इजी है। तो उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, बट ये क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं बनाया गया है, ठीक है। या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेंट कंडीशनिंग को और किस नामों से जाना जाता है? आपने आई थिंक पढ़ा होगा कि जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है जिसको दिया गया इवान पावलो के द्वारा, और आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया है आपका स्किनर के द्वारा। इस जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है इसको हम इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अगर कभी पूछ दिया कि भाई इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी के जनक कौन है तो स्किनर आप लगाएंगे, क्योंकि दूसरा ही नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ साथ में, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया है? आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सीरीज में, ठीक है। यहाँ पे 3D थ्योरी कंटेन्स, मेरा वीडियो क्यों ख़राब कर रहे हैं आप लोग इतना हार्न बजा के। द 3D थ्योरी, जो त्रिविमीय भौतिक प्रतिमान की बात किसने की थी? तो किसने की थी आप बताइए, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। और उसमें तीन चीज़ों की प्रतिमानों की बात की थी, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। यहाँ पे डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव सही है। इस 3D थ्योरी को प्रतिपादित किसने किया ये मैंने पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने बताया है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो सीरीज जो चल रही है इसको शुरू से देखिए, कोई भी चीज़ स्किप मत करिए, क्योंकि मैं सिर्फ रीड नहीं कर रही हूँ, आपको साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। अभी आपको मैंने 2 चीज़ें होमवर्क दिया है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया है कमेंट में लिख के बताइए, और 3D थ्योरी किसने दिया है कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। यहाँ पे दिया 2 फैक्टर थ्योरी इज रिलेटेड विद, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है इंटेलिजेंस, ठीक है। देखिए आप लोग एमएड एंट्रेंस देने जा रहे हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस की जितनी भी थ्योरी है, 2 फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, 3D थ्योरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसको ज़रूर मतलब किसने प्रतिपादित किया है ये, और थोड़ा सा बेसिक, ये सब आपने बीएड और सीटेट आप क्लियर कर चुके हैं, तो ये सब आपने पढ़ा है, बस आपको एक रिविज़न चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि एवरेज बच्चे की IQ क्या होती है? भाई ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऐसे क्यों? अब यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना।
ECC इज़ फॉर द एज ग्रुप ऑफ, सबसे पहले ECC का फुल फॉर्म तो जानना जरूरी, कई बार ये भी आपको पूछ सकता है कि ECC का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कब अप्रूव हुई, इसको तो आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, 29 जुलाई 2020, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी मेंशन्ड इन आर्टिकल 14 में बात की गई है। ये इसका भी मैंने एक नोट बना रखा है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है। और कोशिश करती हूँ कि इसका भी एक मतलब वीडियो अच्छा सा बनाए, ठीक है। फ्यूचर में आपको चैनल पे ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे अधिगम को बढ़ाने हेतु तकनीकी का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है भाई, ये तो ब्राउज़र है, ये तो आपको बिल्कुल लड्डू प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है, उत्तम गुणवत्ता हेतु तो भारत के विश्वविद्यालयों में क्या स्थापित किया गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, सिर्फ आंसर पे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे डेफिनेटली IQAC इंपॉर्टेंट है। इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, जैसे आपको अभी पता चला है कि जल्द ही जो हमारी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी है उसको NAC A++ की ग्रेडिंग मिली। अब ये ग्रेडिंग कैसे मिली है, ठीक है, तो हर जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो एक NAC ग्रेडिंग के लिए जब अप्लाई करता है तो उस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल बनाया जाता है, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेटर होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, उसके बाद वो NAC के जितने भी पैरामीटर्स हैं उस पर वो कॉलेज के ही लोग होते हैं, IQAC के सदस्य होते हैं, और वो जो NAC का पैरामीटर है, क्योंकि NAC की टीम आती है चेक करने के लिए कि भाई ये पैरामीटर है और ये विश्वविद्यालय या ये कॉलेज इस पे खरा उतरता है कि नहीं, ठीक है। तो इस पे वो लोग काम करते हैं, ठीक है। आई होप ये बहुत बेसिक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, स्कूल टाइम टेबल की बात किया गया। विद्यालय समय सारणी किसके संबंध में सूचना देती है, ठीक है, तो भाई समय सारणी है वो स्कूल के वर्किंग आवर की बात करती है, ठीक है। सारणी से पता चलता है कि भाई किस किस घंटे पे कौन कौन सी क्लासेस चलने वाली होती है, तो बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर A है। आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट इंक्लूड्स, प्रभावी विद्यालय प्रबंधन क्या मतलब इसमें शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B इज राइट। यहाँ पूछा गया है कि भाई बच्चे क्लास में अनुपस्थित रह रहे हैं तो उसके लिए कैसे निपटा जाए, ठीक है। तो बच्चे अनुपस्थित रह रहे हैं, जाहिर सी बात इसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा और डेफिनेटली घर पे इनके पेरेंट्स को पता होगा, ठीक है, कि भाई क्या रीज़न है। तो वहाँ पे आप सबसे बेस्ट सूटेड ऑप्शन है, आप माता पिता से संपर्क करेंगे। बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो क्वेश्चन है कि ऑप्शन है कि एजुकेशन आर्ट है, साइंस है, ना ही आर्ट है ना ही साइंस है। भाई दोनों ही है, ठीक है। तो एजुकेशन मतलब कुछ हद तक आर्ट भी है, कुछ हद तक साइंस में। ऑप्शन नंबर D इज राइट। क्वेश्चन नंबर 41 तो बहुत आसान प्रश्न है, करिकुलम क्या है भाई, करिकुलम है आपकी ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में पूछा गया है कि जो आज प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है वो कौन से डोमेन है, 3 डोमेन है आपको पता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कौन से डोमेन को इवैल्यूएट नहीं करता है, तो भाई आपके भावात्मक डोमेन को इवैल्यूएट नहीं करता है। कॉग्निटिव में आ गया जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं वो कॉग्निटिव में आ गया, साइकोमोटर में आ गया जो अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो सारी चीज़ें आपका आ जाएगा। तो ये चीज़ों को वो मतलब प्रेजेंट सिस्टम इवैल्यूएट कर पाता है, लेकिन जो अफेक्टिव डोमेन है जिसमें एक भावात्मक डोमेन है उसकी बात यहाँ पे नहीं कर पाता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे देखिए, करिकुलम ऑफ एनी सब्जेक्ट इज़ टू हेल्प टू अचीव इन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जॉब की बात करें तो ये आपका सीधे गलत हो जाएगा। सिर्फ वैल्यूज़ की बात करें तो नहीं भी, सिर्फ वैल्यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अगर एजुकेशन की बात करें तो उसके अलावा यहाँ पे मतलब ये काफ़ी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग मुझे लगा, बट मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए कि भाई करिकुलम फॉर्म किया जाता है एक उद्देश्य के साथ, ठीक है, कि भाई ये करिकुलम है, इसका एक उद्देश्य है कि बच्चे को ये चीज़ें आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से बेस्ट सूटेड ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बताइए भाई, किसने कहा एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी बच्चों को सिखाया जा सकता है, ठीक है। इसका सही आंसर है आपका जेरोम ब्रूनर, ठीक है। जेरोम ब्रूनर की कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी है, ठीक है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो जब भी अगर पूछा जाए कि डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया तो आप तब भी आप जेरोम ब्रूनर लगाएंगे, ठीक है। और इसमें आपका जीन पियाजे की आपको कॉग्निटिव थियरी आपका पता है, 4 लेवल बताए थे। उसके बाद बीएफ स्किनर की आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात भी पूछता है तो भी आप स्किनर लगाएंगे। और डेविड ऑसवेल का आप AOM मॉडल है, जिसको मैंने अभी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। AOM मॉडल है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल गिवन बाय डेविड ऑसवेल, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को यहाँ बताती जा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, हमें कैलकुलेट करना है IQ, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो IQ का आपको फॉर्मूला पता होगा, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मेंटल एज की बात की गई है 16, डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज है 25, मल्टीप्लाइड बाय आपकी हो जाएगी 100। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका सही आंसर आपका आएगा 64, ठीक है। यहाँ पे बात किया गया सोशल चेंज वुड ब्रिंग अ चेंज इन, ठीक है, कि सामाजिक परिवर्तन किस किस चीज़ में परिवर्तन ला सकता है। तो डेफिनेटली ह्यूमन रिलेशनशिप में लाएगा, आपका सोसाइटी का जो एक संरचना है उसमें परिवर्तन ला देगा, एटीट्यूड आइडियल्स वैल्यूड सभी में परिवर्तन ला देगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 देखा जाए, यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, तो ये आपको बहुत आसान प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन इज इनलिस्टेड इन, ठीक है। अब यहाँ टाइम नहीं पूछा है कब की बात है, तो हम इसको प्रेजेंट टाइम मान के लेके चलेंगे। कंकरेंट लिस्ट, पहले ये स्टेट लिस्ट में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल पे बात किया, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। प्रश्न है 49 सॉरी, जो लास्ट प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। द नेम ऑफ दूरदर्शन एजुकेशनल टीवी चैनल, दूरदर्शन के शैक्षिक टीवी चैनल का क्या नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ज्ञान दर्शन नाम है, ठीक है। टेलीविज़न चैनल की यहाँ पे बात हो रही है। अगर बात होती है कि एजुकेशनल FM रेडियो चैनल कौन सा है, अगर सवाल पूछता है कि FM रेडियो चैनल कौन सा है, तो वहाँ पे आप उसका सही आंसर होगा ज्ञानवाणी, ठीक है। तो 2 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी। तो ज्ञान दर्शन की बात करते हैं तो ये दूरदर्शन का एजुकेशनल टीवी चैनल है। ज्ञानवाणी की बात करते हैं तो ये एजुकेशनल FM रेडियो चैनल है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं उसको आपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लिया, क्योंकि आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। कॉन्सेप्ट तो आपको याद रहेगा, बट जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, जैसे यही फैक्चुअल क्वेश्चंस है कि क्या नाम है टेलीविज़न चैनल का, क्या नाम है रेडियो चैनल का, ठीक है, कौन सा एक्ट किस ईयर में आया, कौन सी किताब किसने लिखी, तो इसका तो नोट्स ज़रूर आप अपने कॉपी पेन लेकर के बना लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे इस समय वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने अभी बीएड अभी कंप्लीट किया है, हो सकता है कि रिजल्ट ना आए तो वो एडमिशन ना ले, वो फिर से अगले साल आप अपीयर होंगे एमएड एंट्रेंस में। तो ऐसा नहीं है कि बीएड का सिलेबस चेंज होने वाला है, या मतलब एंट्रेंस का सिलेबस कभी चेंज होने वाला है। सिलेबस कभी चेंज नहीं होगा, मतलब
मतलब अभी नहीं चेंज होगा, चेंज हो सकता है बट फिलहाल चेंज नहीं हो रहा है। हर जगह का जो बीएड का सिलेबस है वो मोर और लेस सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन इन्हीं सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट से उठा के आपके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए जिस तरह से मैंने पढ़ाई की है। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। हाँ, यहाँ पे मैं चाहती तो इस वीडियो को 15 मिनट में ख़त्म कर देती, जस्ट टू आपको बस आंसर बता देती, फटाफट से काम बन जाता। लेकिन नहीं, आपको इससे जुड़ी हुई जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी, ऑपरेंट किसने दी, फिर आपने एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल भी पूछ सकता है, भाई किसने दिया, कि भाई डेविड ऑसवेल ने दिया है, ठीक है। टीचिंग मशीन की बात सबसे पहले किसने की, सिडनी एल प्रेसी ने इसकी बात की। इस तरह के क्वेश्चन एक्शन रिसर्चर की बात किसने की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से चैनल इस वीडियो सीरीज़ में आपको देखने को धीरे धीरे मिलेंगी। और हर एक वीडियो कंटेंट से भरा है, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए और कमेंट करके ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जो आपका लाइक है, जो आपका कमेंट है, जितने ज़्यादा लाइक्स हैं, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, यूट्यूब की एनालिटिक ऐसी है कि उतनी ज़्यादा मेरी वीडियो मतलब आपके यूट्यूब पे लोगों के फीड्स में आनी शुरू होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच बढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप शिक्षा अकेडमी के काम से बहुत खुश हैं, बहुत आपको लगता है कि ये काफ़ी मतलब बहुत अच्छा कंटेंट मैम बना रही हैं, पढ़ा रही हैं, तो आप मुझे एक मॉनेटरी सपोर्ट कर सकते हैं। सुपर थैंक्स फीचर का मेरे चैनल पे है, आप नीचे डाउनलोड के बगल में, वहाँ से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या मेरे चैनल के सपोर्टर क्लब को ज्वाइन करके, जो कि सिर्फ 29 रुपीज़ में है, उसको ज्वाइन करके आप मेरे चैनल को, मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एमएड एंट्रेंस एमसीक्यू के पिटारा सीरीज़ पार्ट 4 में और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।